हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 24वां वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उनकी चर्चा किया है। उन 2 वीडियो में हमने लगभग सभी प्रश्न जो पिछले सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ गठन के बाद से जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए सभी जो प्रश्न हैं उनको वहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का जो प्रश्न है वो मैं इसी पीडीएफ में अपडेट करते चलूँगा, जहाँ जहाँ पे भी या तो प्रश्न के बारे में लिखा गया होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि किस वर्ष ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा जो रिसेंट ईयर्स के पिछले 1 साल के जो प्रश्न हैं वो अगर यहाँ पर अपडेटेड नहीं होंगे तो उन्हें भी मैं यहाँ पर शामिल करते चलूँगा। ठीक, जो हैंड रिटन नोट्स है वो यहाँ पर बना पाना थोड़ा सा समय साध्य था। परीक्षा के पहले जो 11 फरवरी को होने वाली परीक्षा है उसके पहले हमारा टारगेट ये है कि हम कम से कम छत्तीसगढ़ जो इतिहास है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। इस प्रकार हमारा एक ब्रॉड जो टॉपिक था वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे उसको हम एग्ज़ाम के बाद या जब भी समय मिलेगा उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। पर अभी हमारा जो मेन ज्योग्राफी वाला पोर्शन था, जो जनगणना वाला पोर्शन था, और अभी जो भी नेक्स्ट 7-8 वीडियो होंगे उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ों पर अब हम ध्यान रखेंगे और बाकी चीज़ों को आप अपने स्तर पर तैयार करते चलिएगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम प्राचीन इतिहास की चर्चा कर चुके हैं। मध्यकालीन इतिहास की अगर चर्चा करें तो मध्यकालीन इतिहास में हमको 4 मुख्य वंशों के बारे में पढ़ना है। एक है कलचुरी वंश, नागवंश, सोमवंश और काकतीय वंश। इसमें जो कलचुरी वंश है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश एक्चुअली में मध्य प्रदेश की ही कलचुरी की शाखा है। मध्य प्रदेश का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे एक वंश था, इसको कलचुरी वंश और कहीं कहीं पे है वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है वंश था, कलचुरी वंश था मध्य प्रदेश का, उसी की 2 शाखाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ में रतनपुर और रायपुर में स्थापित हुई हैं, जिसको हम कलचुरी की 2 शाखाओं के रूप में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक है नागवंश। नागवंश में भी 2 प्रमुख शाखाएं हैं। एक है कवर्धा के आसपास क्षेत्र और दूसरा है दक्षिण छत्तीसगढ़, मतलब जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहाँ पर। कवर्धा वाले क्षेत्र में जो नागवंश चल रहा था इसको कहा जाता है फणी नागवंश, और दक्षिण छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश। इसके अलावा सोमवंश को पांडुवंश के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वंश है इसकी भी कई शाखाएं थी। कांकेर के सोमवंश को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और अगला है काकतीय वंश। काकतीय वंश बस्तर के क्षेत्र में था और छत्तीसगढ़ में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र है यहीं पर वारंगल था, और वारंगल से निकल करके जो शासक यहाँ पर शासन किए हैं इन्हीं को ही कहा गया है काकतीय वंश। ठीक, तो एक एक करके इन प्रमुख राजवंशों के बारे में हम देखते चलेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर अपडेट नहीं होंगे उन्हें मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा अपडेट किया हुआ है। पिछले 1 साल के प्रश्न जो है वो वर्ष 2023 के जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। उसके पुराने जो भी प्रश्न हैं उनको इस तरीके से इसी फॉर्मेट में यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, किस एग्ज़ाम में आया है और किस वर्ष आया है ये सब यहाँ पर इस PDF में लिखा हुआ होगा। ठीक, तो हम आगे मूव करते हैं, और ये जो पहला प्रश्न है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि काकतीय वंश किस क्षेत्र में शासन करते थे, तो इनका शासन था वर्तमान बस्तर वाले क्षेत्र में। ठीक है, 2021 का ये प्रश्न है। उसके बाद में अगर हम छत्तीसगढ़ में इन प्रमुख राजवंशों का शासन अगर देखेंगे तो इस मैप में, छत्तीसगढ़ का ये जो लेटेस्ट मैप है इसमें बताया गया है कि कौन कौन से वंश कहाँ कहाँ पर शासन कर रहे थे। जैसे कि कलचुरी वंश एक तो हम रतनपुर में देखेंगे और एक रायपुर वाले क्षेत्र में देखेंगे। इसके अलावा नागवंश में फणी नागवंश कवर्धा वाले क्षेत्र में है, और आपका एक छिंदक नागवंश है आपके दक्षिण छत्तीसगढ़ में या बस्तर वाले क्षेत्र में। इसके अलावा सोमवंश कांकेर के आसपास है, और काकतीय वंश जो कि वारंगल से आए थे, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र से आए थे, वो भी बस्तर वाले क्षेत्र में शासन करेंगे। ठीक, तो इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हमने यहाँ पर अपडेट किया है, और एक एक करके इनके बारे में देखते चलेंगे। ये जो वीडियो सीरीज़ है
इसे आप क्लास के जैसा कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब क्लास में जितना डिटेल में हम चर्चा करते हैं उस टाइप की चर्चा यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगी। मैं काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए, या प्रीवियस क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कलचुरियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। अब यहाँ पे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी राजाओं के या सभी वंशों में मुख्य रूप से हमको उद्भव के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा जो राजा है वो प्रमुख राजा था, या पहला राजा था, या प्रमुख संस्थापक था। समकालीन राजवंशों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इनकी शाखाएं, अगर किसी वंश की शाखा है तो उन शाखाओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रमुख राजा के बारे में प्रश्न पूछा गया है और उस राजा के द्वारा किए गए कार्य के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि किसी नगर का निर्माण किया, कोई मंदिर बनवाए, किसी जगह का जीर्णोद्धार किया, कोई किला बनाया, उन सभी के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा राजाओं की, मतलब मध्यकालीन जो शासन थे उसमें प्रशासन का क्या योगदान रहा है, प्रशासन का स्ट्रक्चर कैसे था, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप प्रीवियस पेपर्स का जो कोई बुकलेट होगा उसको उठा करके देखेंगे तो ऐसे ही टाइप के प्रश्न आपको ज़्यादातर के दिखाई देंगे। ठीक है, तो कलचुरियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो सबसे पहला जो राजा था जिसने इस वंश की शुरुआत की थी उसका नाम है कृष्णराज। लेकिन ये जो कृष्णराज के बारे में जनरली एग्जाम में पूछा नहीं गया है क्योंकि ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में इन्होंने शासन शुरू किया था। ठीक, अब इनके वंशजों का जो क्रम है उसको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कर सकते हैं। कृष्णराज के बाद आए शंकरगण प्रथम, इनके बाद आए बुद्धराज। बुद्धराज के बाद जो प्रमुख व्यक्ति हैं इनका नाम है महिष्मान। ये जो महिष्मान हैं इन्होंने ही एक नगर बसाया जिसका नाम था माहिष्मती। जो कलचुरियों की त्रिपुरी शाखा थी उसी त्रिपुरी का ही नाम था माहिष्मती। कह सकते हैं कि जो माहिष्मती का ही नया नाम त्रिपुरी पड़ा है। ठीक है, इसके बाद आए वामराजदेव और इनके बाद आए कोकल प्रथम। ये व्यक्ति हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोकल प्रथम, इन्होंने त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया और इनके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। प्रश्न पूछा है कि कोकल प्रथम किस समय काल में शासन कर रहे थे, तो इनका जो समय है 850 से लेकर के 890 के दौरान ये शासन कर रहे थे। शुरुआत इन्होंने मध्य प्रदेश के त्रिपुरी क्षेत्र से ही किया था और उसी दौरान इन्होंने छत्तीसगढ़ की रतनपुर शाखा को भी अपने कब्जे में लिया था। ठीक है, तो रतनपुर शाखा के भी पहले शासक कहे जाते हैं कोकल प्रथम। अब एक दुविधा वाली स्थिति यह है कि प्रश्न आपको कोकल प्रथम के बारे में पूछा गया है और एक प्रश्न पूछा गया है कि रतनपुर शाखा के पहले शासक कौन है। तो रतनपुर शाखा के पहले शासक माने जाते हैं रत्नदेव प्रथम। ठीक है, तो इन बारीकियों को थोड़ा सा ध्यान दे करके, और जहाँ पे शब्दों का हेरफेर है, जहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है, इसे थोड़ा सा समझ करके एनालाइज करके आप अपना आंसर टिक कीजिएगा जब भी फ्यूचर में ऐसा कोई प्रश्न दिखता है। तो जैसे कि एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 850 से लेकर के 890 के दौरान रतनपुर शाखा के संस्थापक, रतनपुर शाखा में जो शासक थे कौन थे। तो एक्चुअली में इस समय शासन यहाँ पर कर रहे थे, मतलब रतनपुर शाखा के पहले शासक के रूप में कार्य कर रहे थे रत्नदेव प्रथम। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये समय दे दिया 850 से 890, तो इस दौरान रत्नदेव प्रथम नहीं थे। रत्नदेव प्रथम काफ़ी बाद में आएंगे और इस समय 850 से लेकर के लगभग 900 ईस्वी तक के समय में कोकल प्रथम शासन कर रहे थे। तो प्रश्न में बाकी चीज़ों, बाकी के शब्द क्या थे उससे फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये जो ईयर दिया गया है इसकी वजह से हमको वहाँ पर कोकल प्रथम आंसर में लेना पड़ा। ठीक, इसके बाद आए शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। इन्होंने कोरबा वाला जो क्षेत्र है, पाली क्षेत्र, उसको जीता था। इसके बाद आए लक्ष्मण राज, फिर आए कोकलदेव द्वितीय, और इनके बाद जो अगले व्यक्ति हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इनका नाम है कलिंग राज। इनको छत्तीसगढ़ में, या यूँ कहें कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कलिंग राज को। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, एक एक इंडिविजुअल जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वो सभी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि कलिंग राज ने किस समय छत्तीसगढ़ में शासन प्रारंभ किया, 1000 ईस्वी के आसपास। कलिंग राज किस वंश के थे, कलचुरी वंश के थे। किस क्षेत्र को जीता था, पाली क्षेत्र को जीता था। ठीक है, इसके अलावा कलिंग राज ने वर्तमान किस क्षेत्र में अपना शासन सबसे पहले स्थापित किया था, तो इन्होंने सबसे पहले रतनपुर क्षेत्र में अपना शासन प्रारंभ किया था कलचुरियों ने। ठीक है,
हालांकि बाद में कलिंग राज ने पाली क्षेत्र को जीता था, लेकिन कलचुरियों का शासन जो है वो रतनपुर शाखा से प्रारंभ हुआ था। ठीक, और बाद में एक और शाखा बढ़ गई थी जिसको हम रायपुर शाखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है कलचुरी राजवंश के बारे में ही थोड़ी सी स्टोरी दी गई है। कलचुरियों को ही हैहय वंश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस राजवंश को हैहय वंश के नाम से जानते हैं, तो कलचुरियों को ही हैहय वंश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जब इस कलचुरी या हैहय वंश जो कि मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे थे, इन्होंने ही लगभग 14वीं सदी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। 1000 से लेकर के 1400 के आसपास तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया, और इसके बाद रतनपुर वाला शाखा जो है वो विभाजित हो गया था, और उसके बाद में रतनपुर, रायपुर, ये अलग अलग शाखाएं चलनी शुरू हुई थी। 10वीं सदी के आसपास ये जो कलचुरी लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे, इनको एक और नाम दिया गया है चेदी वंश। ठीक, तो अब प्रश्न इंडिविजुअली पूछा है 10वीं सदी में छत्तीसगढ़ में कार्यरत कलचुरियों को किस नाम से जाना जाता था, तो कलचुरियों को ही चेदी वंश के नाम से भी जाना गया है, कलचुरियों को ही हैहय वंश के नाम से जाना गया है। ठीक है, लेकिन समय का डिफरेंस है। हैहय वंश जो था वो मुख्य रूप से जब मध्य प्रदेश में कार्यरत थे उस समय इनको हैहय वंश के नाम से जानते थे, और छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी के आसपास जब इन्होंने शासन शुरू किया था उस समय इनको कलचुरी या चेदी वंश के नाम से जाना जाता था। ठीक, 1400 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में ये जो है अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गए थे। एक शाखा रतनपुर में कार्यरत थी और दूसरी शाखा रायपुर में कार्य करना शुरू करती है, और इस प्रकार लगभग ये 1700 से 1800 के बीच तक शासन करते रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो कलचुरी वंश ही सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है। लगभग 1200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि हैहय वंश किसको कहा गया है, तो हैहय वंश कलचुरियों को ही कहा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कलचुरियों के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कलचुरियों का शासन शुरू हुआ था। बताया गया है कि एक व्यक्ति थे, इनका नाम है महिषमान। मुख्य रूप से हैहय वंश के नाम से ही शासन शुरू किए थे, और इन्होंने ही एक नगर बसाया था जिसको कि महिष्मती कहा जाता है। ठीक, उनके नाम से ही मिलता जुलता नगर है। तो पूछा गया है कि महिष्मती नगर किसने बसाया है, और ऑप्शन में उसी शब्द के थोड़े से हेर फेर करते हुए 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें से करेक्ट ऑप्शन था आपका महिष्मान। महिष्मती नगर की स्थापना किसने किया है, महिष्मान ने। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कौन कौन से क्षेत्रों में अपना मुख्यालय या फिर राजधानी स्थापित किया है, तो इनकी राजधानी रही है त्रिपुरी। फिर छत्तीसगढ़ में इन्होंने तुम्माड़, रतनपुर, रायपुर सब जगह को अपना केंद्र बना करके शासन किया है। ठीक, इसके बाद में कोकल प्रथम के बारे में प्रश्न पूछा गया है। एक्चुअली में जब मध्य प्रदेश में जो शाखा शुरू हुई थी उस समय कोकल प्रथम के कई सारे पुत्र थे। कहते हैं कि उनके 18 पुत्र थे, और इसमें से सबसे बड़े पुत्र थे शंकरगण मुग्धतुंग द्वितीय। ये त्रिपुरी की गद्दी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने मध्य प्रदेश से पूर्व की तरफ, मतलब वर्तमान छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में अपना शासन जो है वो फैलाना शुरू किया था। इसके बाद में ये अपने जो छोटे भाई थे, इन्हीं भाइयों को इन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण पद दे दिए थे। इन्हीं में से एक पद का नाम दिया गया है मंडलाधिपति। मतलब जो मंडल होता है, मंडल कहने का मतलब बहुत सारे जो गाँव का समूह है, इसको कहा जाता है मंडल। तो बहुत सारे अपने जो भाई थे इनको अलग अलग जगहों का मंडलाधिपति बनाया था, और इन्होंने ही सबसे पहले तुम्माड़ को राजधानी बना करके यहाँ पर शासन करना शुरू किया था। ठीक, और फ्यूचर में एक व्यक्ति का नाम मिलता है लक्ष्मण राज द्वितीय। इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मण राज द्वितीय किस वंश से संबंधित थे, तो लक्ष्मण राज द्वितीय भी कलचुरी वंश से संबंधित थे। इन्होंने जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सोमवंश के राजा कार्य कर रहे थे, इनको पराजित किया, और बाद में यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कह सकते हैं कि कलचुरियों का शासन स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने भी। ठीक है, और लक्ष्मण राज या लक्ष्मण देव के बाद में अगले व्यक्ति आते हैं कोकल द्वितीय, और उनके बाद आते हैं कलिंग राज। ठीक, अब ये जो व्यक्ति हैं लक्ष्मण देव, इन्होंने छत्तीसगढ़ में कुछ जो उस समय राजवंश थे उनको यहाँ पर समाप्त किया, और उसके बाद में उनके जो वंशज हैं कोकल द्वितीय, इन्होंने यहाँ पर शासन शुरू किया। उसके बाद में कलिंग राज ये व्यक्ति आए यहाँ पे। अब
इन सभी का क्रम पूछा गया है कि जो कलचुरी राजवंश के जो प्रमुख शासक थे उनके प्रमुख राजाओं को क्रम में जमाइए, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे मैंने अपडेट किया है। ऐसा कोई प्रश्न इस PDF में शामिल नहीं था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रमुख राजाओं का जो क्रम है इसमें कोकल्य प्रथम, शंकरगण मुग्धतुंग द्वितीय, लक्ष्मण देव, कोकल्य द्वितीय, उसके बाद में कलिंगराज। ठीक, ये कुछ प्रमुख राजा थे जिनके बारे में आपको याद रखना है, जिनका नाम याद रखना है। ठीक है, स्पेशली पूछा गया है कि फला राजा जो है वो किस वंश से संबंधित था। ठीक, तो जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनका नाम और उनका वंश याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कलचुरी राजवंश छत्तीसगढ़ में कब से कब तक शासन करता है, प्रमुख राजा कौन हुए, और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में उन्हीं को हम केंद्र में रख करके अपनी चर्चा कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कलचुरी राजवंश के बारे में सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने कार्य करना कब से शुरू किया था। तो कई किताबों में आपको मिलेगा कि इन्होंने 1000 ईस्वी के आसपास अपना शासन शुरू किया है, और कई किताबों में आपको मिलेगा कि 990 से इन्होंने अपना शासन शुरू किया है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपके किताब में, आपके पेपर में दिया गया होगा, उसको आप करेक्ट मान करके चलिएगा। और ख़ास करके 1000 ईस्वी जो है वो पूछा गया है एग्जाम में, तो 1000 ईस्वी हम मान करके चल रहे हैं, यहीं से इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन शुरू किया होगा। अब प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ में जो चेदी वंश थे इनको किस नाम से जाना गया है। तो मैंने जैसे कि बताया था, कलचुरियों को ही है वंश कहा गया है, इन्हीं को ही चेदी वंश भी कहा गया है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि कलचुरियों का शासन छत्तीसगढ़ में कौन सी सदी से शुरू हुआ है। तो 10वीं सदी से, मतलब 990 हो या 1000 हो, दोनों ही 10वीं सदी के अंतर्गत आएगा। तो 10वीं सदी से इन्होंने शासन प्रारंभ किया। नेक्स्ट पूछा गया है कोकल्य देव द्वितीय, ये किस वर्ष में छत्तीसगढ़ में शासन प्रारंभ करते हैं। तो कह सकते हैं कि 990 या 1000 ईस्वी के आसपास ये छत्तीसगढ़ में अपना शासन शुरू करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि कलिंगराज द्वितीय किसके पुत्र थे। तो ये कोकल्य द्वितीय के पुत्र थे, और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में वास्तविक रूप से कलचुरी वंश की स्थापना की है, ये मान करके चलेंगे। और यही प्रश्न जो है वो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जैसे कि ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की है। कलिंगराज ने। इनका शासनकाल कब से कब तक था। शासन था इनका 1000 से लेकर के 1741 तक। ये पूरे कलचुरी की बात हो रही है। कलिंगराज के बाद में कलिंगराज जो है वो इस वंश के पहले शासक थे, कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और अंतिम शासक छत्तीसगढ़ में प्रथम शासक कलिंगराज, अंतिम शासक रघुनाथ सिंह। ये चीज़ें याद करते चलिएगा। अब बहुत समझने वाला समय अभी नहीं है, सिर्फ रटने वाला समय अब आपके पास बचा है 10 दिन या 15 दिन में, जो भी फ्यूचर में एग्ज़ाम है अभी। इसके लिए आपको इन पॉइंट्स को याद इतना रखना है कि ऑप्शन देख करके कम से कम आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएं। तो कलिंगराज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक, और रघुनाथ सिंह ये अंतिम व्यक्ति हैं कलचुरी वंश के। ठीक, इस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है। कब से कब तक। तो लगभग 1000 से लेकर के 1741 या 1745 तक कह सकते हैं। मैंने बताया कि डेट को लेकर के किताबों में थोड़ा सा मतभेद मिलेगा, आपको थोड़ा सा अलग डाटा मिलेगा। कहीं पे 1000 से लेकर के 1745 मिलेगा, कहीं पे 990 से लेकर के 1741 मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन आपके पास हो एग्ज़ाम में, आप उसको लेकर के, उसको इसके आसपास जो भी ऑप्शन होगा उसको सही मान करके चलेंगे। अगला है राजधानी। इसको लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है। राजधानी के बारे में पूछा गया है कि कलचुरियों की पहली राजधानी कौन सी थी। पहली राजधानी थी तुम्माड़। तुम्माड़ किसने बसाया था। कलिंगराज ने। सेकंड राजधानी इन्होंने बनाया था रतनपुर। रतनपुर को राजधानी बनाने वाले व्यक्ति थे रत्नदेव प्रथम। और इसके बाद में छुरी कोसगई को भी राजधानी बनाया गया था बहारेंद्र साय के द्वारा। अब पूछेगा कि तुम्माड़ राजधानी बनाने वाले या तुम्माड़ से शासन करने वाले पहले राजा कौन से थे। तो पहले राजा थे कलिंगराज। पूछेगा तुम्माड़ से शासन करने वाले अंतिम राजा कौन थे। तो रत्नदेव प्रथम। ठीक है, तुम्माड़ से इन्होंने अंतिम रूप से शासन किया और उसके बाद में रतनपुर को अपना राजधानी स्थापित किया। मतलब तुम्माड़ के अंतिम राजा और रतनपुर के प्रथम राजा कह सकते हैं।
रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से अपना शासन शुरू किया। इसके बाद में रतनपुर ही लंबे समय तक राजधानी रहा। फिर आए बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर की जगह पे अपना राजधानी स्थानांतरित कर लिया छुरी कोसगई में, जो कि वर्तमान कोरबा जिले के आसपास है। तो अब ये पूछेगा कि रतनपुर के प्रथम शासक, तो रतनपुर के प्रथम हो जाएंगे रत्नदेव प्रथम, और रतनपुर के अंतिम राजा बहारेंद्र शाह, ठीक है। और उसके बाद में छुरी कोसगई के पहले राजा बहारेंद्र शाह, ठीक। इतनी चीज़ें याद रखिएगा, शब्दों में हेरफेर करके यही प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। अगला पूछा गया है कलचुरी वंश की कुलदेवी के बारे में। नाम याद रखिएगा, इनको नाम दिया गया है गजलक्ष्मी। यही जो गजलक्ष्मी है, इनका जो फोटो है वो राजमुद्रा पे इनके जो कॉइन्स होते थे उनमें अंकित होता था। माना जाता है कि कलचुरी वंश जो है वो शैव धर्म के उपासक थे और इनकी राजकीय भाषा संस्कृत है। अब ये सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि ये प्रश्न पूछा गया है, शैव धर्म और संस्कृत के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है कि इस वर्ष कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पर हालांकि एग्ज़ाम का नाम अपडेट नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मैंने इनको जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको पिंक से अलग से हाईलाइट किया है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं। हो सकता है पिछले ही वर्ष पूछे गए हों, ठीक। तो इनको महत्वपूर्ण प्रश्न मान करके और याद करते चलिएगा। अगला पूछा गया है प्रसिद्ध कवि थे इस वंश में गोपाल मिश्र, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कलचुरी वंश में ही, इसकी स्टोरी अपन आगे देखेंगे। कलचुरी जो है वो आगे चल करके मराठों के अधीन आ जाते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन है। तो प्रथम कलचुरी शासक थे रघुनाथ सिंह, और मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे मोहन सिंह। और मोहन सिंह के बाद में पूरा जो शासन है वो डायरेक्टली मराठों के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है त्रैकूटक संवत के बारे में। प्रश्न पूछा गया है कि कलचुरियों ने इनमें से कौन सा संवत शुरू किया था। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं शक संवत, विक्रम संवत, उसी प्रकार से यहाँ पे कलचुरियों ने एक संवत शुरू किया है। इसको याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया है त्रैकूटक संवत, और ये शुरू हुआ है 248 ईस्वी से, ठीक। इसके अलावा रतनपुर में कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा, इसने किस वर्ष में या किस शताब्दी में शासन प्रारंभ किया था। इन्होंने शुरू किया है 10वीं शताब्दी के आसपास, जो कि 1740-1750 के आसपास तक कंटिन्यू था। इसको हम कह सकते हैं कि यह 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कलचुरी राजवंश के संस्थापक कौन थे। मैं बता चुका हूं, कलिंगराज। तुम्बाड़ की स्थापना किसने की थी, या पहली राजधानी कौन सी थी। तो तुम्बाड़ की स्थापना करने वाले थे कलिंगराज, और तुम्बाड़ को ही प्रथम राजधानी बनाया गया था, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर सीक्वेंस जो है उसको पूछा गया है। कलिंगराज के बाद और कौन आए, कमलराज के बाद आए रत्नदेव प्रथम को ही रत्नराज के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी अलग से पूछा गया है, इनमें से किस राजा को रत्नदेव के नाम से जानते हैं। तो रत्नराज को ही रत्नदेव के नाम से जाना जाता है। तुम्बाड़ के अंतिम शासक थे और रतनपुर को स्थापित किया था, इसलिए कहेंगे कि रतनपुर के प्रथम शासक थे। इसके बाद आए पृथ्वीदेव प्रथम, फिर आए जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव के बारे में याद रखना है कि यह प्रथम स्वतंत्र शासक थे, ठीक। मतलब जो त्रिपुरी के अधीन कार्यरत थे उनसे त्रिपुरी से अलग होकर के इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मतलब त्रिपुरी के कलचुरी से स्वयं को अलग करके इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक अलग कलचुरी वंश की नींव रखी थी, और कह सकते हैं कि सबसे प्रतापी शासक थे। इनके बाद आए रत्नदेव द्वितीय, और उनके बाद में आए पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया है, ठीक। पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद में एक व्यक्ति हैं जाजलदेव द्वितीय। इनके बाद आए जगतदेव। ये सीक्वेंस जो है वो आपको कहीं कहीं पे महत्वपूर्ण राजा है, इनका नाम याद रखना है। जगतदेव के बाद में आए रत्नदेव तृतीय, फिर आए प्रतापमल्ल, फिर आए बहारेंद्र शाह। ये जो थोड़ा सा बीच का समय है, खास करके प्रतापमल्ल और बहारेंद्र शाह का, इसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहारेंद्र शाह इन्होंने ही एक नई राजधानी बनाई। राजधानी परिवर्तन कब हुआ था आपको याद है। सबसे पहले तुम्बाड़ राजधानी थी, तुम्बाड़ के बाद में रतनपुर को राजधानी बनाया गया। रतनपुर के बाद में बहारेंद्र शाह ने रतनपुर से अपना राजधानी स्थानांतरित कर लिया छुरी कोसगई में, ठीक। और इसके बाद में आए कल्याण शाह। कल्याण शाह सर्वाधिक राजस्व वसूली के लिए जाने जाते हैं, और
इनकी जमाबंदी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इनका जो राजस्व प्रणाली है इसको अलग से एग्जाम में पूछा गया है, कल्याण साय की जमाबंदी के बारे में। इसके बाद आए लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के बाद में आते हैं आपके तखत सिंह। तखत सिंह के बाद में राज सिंह। राज सिंह के बाद में सरदार सिंह। इनके बाद में आएंगे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में अंतिम स्वतंत्र शासक थे। ठीक, अंतिम स्वतंत्र शासक थे और इन्होंने ही सबसे पहले मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके बाद में मराठों ने यहाँ पर इनके शासन पर कब्जा नहीं किया, इनको बस क्योंकि रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसका मतलब है कि ये मराठों को टैक्स पे करते थे और यहाँ पर नाम मात्र के शासक बने हुए थे। इसी क्रम में कई शासक है और लास्ट में मोहन सिंह जो थे, मोहन सिंह मराठों के अधीन प्रथम शासक थे। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सीधे जो प्रथम शासक हुए इस वंश के या छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो प्रथम शासक हुए, जिनका नाम हम कलिंग राज के रूप में पहचान रहे हैं। कलिंग राज ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए और क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो कलिंग राज इन्होंने 990 या 1000 ईस्वी के आसपास शासन प्रारंभ किया था और लगभग 20 साल इन्होंने शासन किया है। डेट के हिसाब से इनका कार्यकाल चेंज हो सकता है, लेकिन 1020 तक ये शासन किए हैं, यह चीज़ याद रखिएगा। अगर 990 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ होगा तो 30 साल और 1000 से शुरू हुआ होगा तो 20 साल। 1020 तक ये शासन करते हैं और इनके बाद में अगले शासक कमलराज सत्ता प्राप्त करते हैं। कलिंग राज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको याद रखिएगा। 1000 से 1020 तक शासन किया है, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर पूछा गया है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो इसके संस्थापक थे कलिंग राज। कलचुरियों के प्रथम शासक कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में, कलचुरियों के प्रथम शासक। इसके अलावा तुम्बाड़ को अपना राजधानी बनाया और पूछा गया है कि प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो तुम्बाड़ को प्रथम राजधानी बनाया गया। अगला पूछा गया है कि इस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है। तो इसके लिए ये 2 शब्द हैं, इनको याद रखिएगा। एक है अमोदा ताम्रपत्र और एक है रतनपुर ताम्रपत्र या रतनपुर शिलालेख। ठीक, तो जो रतनपुर शिलालेख है और अमोदा ताम्रपत्र है, इन दोनों से ही इस वंश की जानकारियाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, इस पूरे वंश का वर्णन और कहाँ पे मिलता है। तो एक व्यक्ति हैं अल-बरूनी नाम के एक विदेशी लेखक हैं, इनकी किताब है तहकीके हिंद। ये किताब का नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तहकीके हिंद किसकी रचना है। ये अल-बरूनी की रचना है, ये प्रश्न पूछा भी गया है ना। तो इस किताब में भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कलचुरियों के शासन का उल्लेख मिलता है। अगला है, कलिंग राज ने प्रमुख निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए हैं। इन्होंने महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया जो कि चैतुरगढ़ में स्थित है। ठीक, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे तालाबों का भी निर्माण करवाया है। इसके बाद अगले शासक हुए हैं कमलराज। कमलराज के बारे में इनका कार्यकाल का वर्ष पूछा है, कब से कब तक थे। 1020 से लेकर के 1045 तक कार्य किए हैं। इनके समकालीन शासक रहे हैं त्रिपुरी में, मतलब मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, गंगेय देव। इनके युद्ध अभियान की चर्चा मिलती है। इन्होंने गंगेय देव को उत्कल आक्रमण के समय, उत्कल मतलब वर्तमान उड़ीसा वाला क्षेत्र, उड़ीसा में आक्रमण के समय इन्होंने त्रिपुरी के शासक गंगेय देव को सैन्य सहायता प्रोवाइड किया है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ से और महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं है, इसके बारे में युद्ध अभियान से ही संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि गांगेय देव को सैन्य सहायता किसने प्रोवाइड किया है, तो कमलराज ने। ठीक, और गांगेय देव किस क्षेत्र से संबंधित थे, त्रिपुरी के कलचुरी से संबंधित थे। गांगेय देव किस क्षेत्र पे आक्रमण कर रहे थे, उड़ीसा या उत्कल पे आक्रमण कर रहे थे। यही प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। इसके बाद है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूछे गए हैं। रत्नदेव प्रथम को ही रत्नराज कहा जाता है। 1045 से 65 तक शासन किए हैं। शासन के दौरान सन 1050 में रतनपुर नगर की स्थापना किए हैं और आपको रतनपुर जो है वो छत्तीसगढ़ इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रतनपुर में इन्होंने तुम्बाड़ से अपना शासन प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बाद में रतनपुर की स्थापना की और फिर रतनपुर में ही अपना राजधानी स्थानांतरित कर लिया।
तो आप ये कह सकते हैं कि तुम्बाड़ के अंतिम शासक और रतनपुर के प्रथम शासक कौन थे? रत्नदेव प्रथम। नेक्स्ट, तुम्बाड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव, ये 3 लोग थे जिन्होंने शासन किया था। कलिंगराज ने तो स्थापित ही किया था तुम्बाड़ को, लेकिन कमलराज और रत्नदेव ने भी यहीं से शासन किया था। उसके बाद में रत्नदेव प्रथम ने नई राजधानी बना लिया था, किसको? रतनपुर को। ये प्रश्न भी स्टेटमेंट के तौर पे अलग अलग बार पूछा गया है। पूछा गया है कि तुम्बाड़ से शासन करने वाले शासक में कौन कौन थे। अब चार ऑप्शन में 3 नाम दे देगा, कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव। एक और नाम दे देगा, जाजल्यदेव। तो याद रखिएगा कि केवल 3 लोग थे, कलिंग, कमल और रत्नदेव। इन्होंने ही तुम्बाड़ से शासन किया था। और अगला प्रश्न है रतनपुर के बारे में। रतनपुर असल में 5 खंडों में विभाजित एक क्षेत्र था। इन 5 खंडों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कौन कौन से 5 खंड थे, कौन से नहीं थे, इस प्रकार से। तो इन 5 खंडों में तुमनखोल, नलखोल, देवीखोल, भैरमखोल और वराहखोल, ये 5 खंड हैं जिनको सामूहिक रूप से रतनपुर कहा जाता है। रतनपुर के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसको मणिपुर भी कहा जाता था, माणिकपुर भी कहा जाता था, कुबेरपुर भी कहा जाता था। इसके और कई नाम हैं। ठीक, तो रतनपुर को राजधानी बनाया था रत्नदेव प्रथम ने। रतनपुर वाले क्षेत्र में ही एक गांव था, मणिपुर ग्राम। इसी को ही इन्होंने नगर का स्वरूप दिया और रत्नपुर नगर बसाया था। ठीक, अगला प्रश्न है, इनके विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है। किनसे विवाह हुआ था? इनकी पत्नी का नाम था नोनल्ला देवी। नोनल्ला देवी से इनका विवाह हुआ था। फिर पूछा है इनके निर्माण कार्य के बारे में। इन्होंने मुख्य रूप से चार जगहों पे अलग अलग मंदिर बनवाए थे। एक है महामाया मंदिर जो कि रतनपुर में है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर जो कि लाफागढ़ में है, रत्नदेव शिव मंदिर जो कि तुम्बाड़ में है और बंकेश्वर शिव मंदिर जो कि तुम्बाड़ में है। ठीक, रतनपुर के जो महामाया मंदिर है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि कौन से समय में इसका निर्माण हुआ था। तो 11वीं शताब्दी में ही इसको बनवाया गया था। भारत की कुछ सुविस्तृत तस्वीरें यहाँ पर स्थित हैं चित्रशाला के रूप में। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत की सुविस्तृत तस्वीरों से संबंधित चित्रशाला कहाँ पर स्थित है। तो इसको रतनपुर में रखा गया है। ठीक, कौन कौन सी जगहों का निर्माण करवाया था? महामाया मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, रत्नेश्वर शिव मंदिर और बंकेश्वर शिव मंदिर। अगला है, मंदिर में चतुष्किका मतलब 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? बंकेश्वर मंदिर में। किसने निर्माण करवाया था? पृथ्वीदेव प्रथम ने। पृथ्वीदेव प्रथम ने बंकेश्वर मंदिर में 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण करवाया था। और प्रश्न पूछा गया है कि चतुष्किका का निर्माण किसने करवाया था। अगला प्रश्न पूछा है, तालाबों की नगरी किसको कहा जाता है? तो रतनपुर को ही तालाबों की नगरी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है। ये जो नाम है कुबेरपुर, ये रतनपुर का ही एक अन्य नाम था जो कि आपको कई नामों में एक नाम पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे रतनपुर के अन्य नाम क्या क्या रहे हैं? इसका नाम था मणिपुर, मणिकपुर, हीरापुर, कुबेरपुर, रतनपुर और चतुर्युगीपुर। इनमें से कुछ नामों का कॉम्बिनेशन बना करके प्रश्न पूछा हुआ है। निर्माण कार्यों की अगर चर्चा करें तो पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर किले, या जिसको कि गज किला कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। रतनपुर किला को ही गज किला कहा जाता है। और यहाँ पे रावण का एक ऐसा मूर्ति है जिसमें वो स्वयं का सिर काटते दिखाई दे रहा है। वो अपना सिर काट के शिव भगवान को समर्पित कर रहा है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि रावण की सिर काटती हुई प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो रतनपुर किले में स्थित है या गज किले में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे रत्नदेव प्रथम के बारे में। अगला है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में अगर बात करें तो इनका कार्यकाल था 1065 से लेकर के 90 तक। इन्होंने राजधानी रतनपुर से अपना शासन प्रारंभ किया और इनके बारे में जानकारी मिलती है अमोदा ताम्रपत्र से, रायपुर ताम्रपत्र से, लाफागढ़ से और भाटापारा ताम्रपत्र। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अमोदा ताम्रपत्र। इसमें बताया गया है कि पृथ्वीदेव प्रथम जो है वो 21,000 गांवों का अधिपति था। नेक्स्ट है सकल कोशलाधिपति उपाधि के बारे में। अब ये जो उपाधि है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक। उपाधि के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि कौन कौन से 2 शासकों ने धारण की है। तो एक व्यक्ति हैं सोमवंश के एक शासक हैं महाशिव तीवरदेव, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है। इसके अलावा कलचुरी वंश के पृथ्वीदेव प्रथम, इन्होंने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है। याद रहेगा, सकल कोसलाधिपति की उपाधि महाशिव तीवरदेव और पृथ्वीदेव प्रथम। तीवरदेव सोमवंश के थे, पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी वंश के हैं। ठीक। इसके अलावा इन्होंने प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है। नेक्स्ट है, इन्हीं के बारे में अगर कुछ और बिंदु हैं कि इन्होंने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया है, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है, वंकेश्वर शिव मंदिर में चतुष्किका का निर्माण करवाया है। अब याद रखिएगा, वंकेश्वर मंदिर रतन देव प्रथम ने बनवाया है और यहाँ पे चतुष्किका या 4 खंभों वाला एक मंडप बनवाने का कार्य किसका था? पृथ्वीदेव प्रथम का। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने ही चित्तौड़गढ़, जिसको कि लाफागढ़ के नाम से भी जाना जाता है या चैतुरगढ़ के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया है पृथ्वीदेव प्रथम ने। यह कोरबा में स्थित है। इसी चित्तौड़गढ़ या लाफागढ़ में 3 अलग अलग द्वार हैं जिनको कि मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकार द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो पृथ्वीदेव प्रथम के निर्माण कार्यों में विशाल तालाब, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर, वंकेश्वर शिव मंदिर में मंडप और चित्तौड़गढ़ या लाफागढ़ का किला। लाफागढ़ किले में 3 द्वार हैं, मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकार द्वार। अगला है, इनकी जो पत्नी थी राजल्ला देवी, नाम याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें कि कलचुरी वंश के 4 राजा और 4 रानियों के नाम दिए गए थे। मैच द फॉलोइंग पूछा गया था कि कौन सा राजा कौन सी रानी से संबंधित है। ठीक। अगला व्यक्ति है, अगले प्रमुख राजा है जाजल्यदेव प्रथम। 1090 से 1120 तक शासन रहा है। इनकी उपाधि प्रश्न पूछा गया है, गज शार्दुल किसकी उपाधि थी? तो यह गज शार्दुल जो है वो जाजल्यदेव प्रथम की उपाधि रही है। इनके समकालीन शासकों की चर्चा करें तो त्रिपुरी के यशकर्ण और छिंदक नागवंश जो कि बस्तर से संबंधित हैं, सोमेश्वर देव। अगला इनकी क्वीन के बारे में पूछा गया है। इनकी पत्नी थी लाछल्ला देवी और इनके सेनापति का नाम है जगपाल देव। अब ये जगपाल का नाम क्यों प्रसिद्ध है, इनकी चर्चा आगे मिलेगी आपको। ठीक है। इन्होंने ही एक फेमस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, आप याद कीजिएगा कौन से मंदिर का। नेक्स्ट है इनके सिक्कों के बारे में। इनके सिक्के, जाजल्यदेव प्रथम के सिक्के जो हैं वो इनके सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कलचुरियों में सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि सोने के सिक्के चलाए थे और इनके सिक्कों में श्रीमद जाजल्यदेव और गज शार्दुल अंकित था। तांबे के सिक्के, इनके तांबे के सिक्कों में हनुमान जी की आकृति बनी हुई थी। अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जाजल्यपुर नाम से एक शहर बसाया था जो कि वर्तमान जांजगीर के नाम से जाना जाता है और जहाँ पे आज भी जाजल्य महोत्सव मनाया जाता है। इनके निर्माण कार्यों में अगर चर्चा करें तो मंदिरों की दृष्टि से इन्होंने जांजगीर में जो जाजल्यपुर शहर बसाया था, इन्हें यहीं पे एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया है जिसको कि नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु मंदिर, इसी का ही नाम है नकटा मंदिर। ठीक। अगला है इसके जीर्णोद्धार के बारे में। जीर्णोद्धार कार्य में सबसे पहला है पाली का शिव मंदिर जो कि कोरबा में स्थित है। पाली कोरबा में स्थित है। यहाँ पर जो शिव मंदिर है इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने। पाली के शिव मंदिर का निर्माण पूछा जाए तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य और जीर्णोद्धार पूछा जाए तो आपका जाजल्यदेव प्रथम। इसके साथ ही जब इन्होंने यहाँ पर जीर्णोद्धार कार्य करवाया है उसी समय इन्होंने मंदिर के द्वार पर श्रीमद जाजल्यदेवस्य कीर्ति उत्कीर्ण भी करवा दिया था। अगला प्रश्न है जाजल्यदेव के बारे में ही, ये पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि ये प्रश्न का रिपीटेशन कितना ज़्यादा रहा है। ठीक। सोमदेव कौन थे? छिंदक नागवंश के राजा थे। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा कि छिंदक नागवंश जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर के आसपास कार्यरत थे, इनको हराया था जाजल्यदेव प्रथम ने। इनको हरा करके इनके पूरे परिवार को कैद कर लिया था और सोमेश्वर देव जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में राजा थे, इनकी माता के
आग्रह पर, उनके अनुरोध पर इन्होंने उनके पूरे परिवार को रिहा कर दिया था, छोड़ दिया था। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। सोमेश्वर देव का नाम याद रखिएगा। किस वंश के थे? छिंदक नागवंश के। किसके द्वारा कैद किए गए थे? तो जाजलदेव प्रथम के द्वारा कैद कर लिए गए थे। ठीक, नेक्स्ट है जाजलदेव प्रथम किसके शिष्य थे? ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। गोरखनाथ के शिष्य थे जाजलदेव। अगला है रत्नदेव द्वितीय के बारे में। इस वंश के अगले शासक हैं रत्नदेव द्वितीय। 1120 से 35 तक शासन किए हैं। इनके प्रमुख अभिलेख शिवरी नारायण से प्राप्त हुए हैं। शिवरी नारायण के अलावा अकलतरा और पारा गांव से प्राप्त हुए हैं। शिवरी नारायण से इनके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और इनके विजय अभियान के बारे में प्रश्न पूछा गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि रत्नदेव द्वितीय ने किनको किनको हराया था। इनके विजय अभियान में सबसे पहला है त्रिपुरी के राजा थे गयाकर्ण। अब ये याद रखिएगा, त्रिपुरी में शासन किसका है? कलचुरी वंश का, जिसको कि नाम दिया गया है त्रिपुरी के कलचुरी वंश। और रतनपुर में जो कार्य कर रहे हैं इनको नाम दे दिया गया है रतनपुर के कलचुरी वंश। तो रतनपुर के राजाओं से भी इनका कभी कभी युद्ध होता था। तो त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण को हराया था। इसके अलावा उड़ीसा के गंग वंश के जो राजा थे अनंत वर्मा चोडगंग, इनको हराया था। बंगाल में जो शासन चल रहा था गोंड राजाओं का, इनको हराया था। और यहाँ भंज राजाओं की राजधानी थी खिज्जिंग, यहाँ पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इनमें 4 नाम याद रखिएगा, त्रिपुरी, उड़ीसा, बंगाल और भंज। इन सभी जगहों के जो राजा थे इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। इन सभी युद्धों में जाजलदेव प्रथम आपके विजयी हुए थे, रत्नदेव द्वितीय जो है वो विजयी हुए थे। अगला है पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 65 तक शासन किए हैं। जीर्णोद्धार किसका किए हैं? जीर्णोद्धार किए हैं इन जीर्णोद्धार कार्य में एक मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है राजीव लोचन का मंदिर। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। इनके सेनापति का नाम है जगतपाल। जगतपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। निर्माण किसने करवाया था? सोच के बताइएगा। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ये सोच के बताइएगा। जीर्णोद्धार करवाया है जगतपाल ने। ठीक, इनके निर्माणकर्ता का नाम आपको याद होगा। इस व्यक्ति के बारे में, पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इनके अभिलेख सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक, कहा जाता है कि लगभग 14 या 13 के आसपास इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्रमुख अभिलेखों में सबसे पहला है कोटगढ़, एक है राजिम से, फिर है बिलईगढ़ से, फिर कोनी बिलासपुर में। इन सभी जगहों से इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक, एक प्रश्न पूछा गया है ग्रामदान के बारे में। एक व्यक्ति हैं, इन्हीं के शासनकाल में पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में एक व्यक्ति हैं सर्वाधिकारीन, ये एक पद का नाम है। सर्वाधिकारीन एक पद का नाम है। उस व्यक्ति का नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को इन्होंने सलोनी ग्राम दान में दे दिया था। ठीक है, किस अभिलेख में ये बात लिखी हुई है? बिलासपुर का जो कोनी है, कोनी शिलालेख में यह बात लिखी हुई है कि इन्होंने अपने अधिकारी पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम दान में दे दिया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा है इनके निर्माण कार्य से संबंधित। इनके निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से है खड़क तालाब का निर्माण करवाया था रतनपुर में। जगपाल के नाम पर जगपालपुर नगर बसाया गया है। राजिम में जो मंदिर है वहाँ पे जीर्णोद्धार करवाया है इनके सेनापति जगपाल ने। कुछ प्रमुख झीलों का निर्माण करवाया है। एक नाम है खारंग झील। ठीक, इनके सामंत थे वल्लभराज। इन्हीं के ही समय में खारंग झील का निर्माण करवाया गया है रतनपुर में। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न है जहाँ से हमको महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है इनके विजय के बारे में। कहाँ कहाँ पे युद्ध हुए, कहाँ पे विजय हुआ है। सबसे पहला सरहरागढ़ जिसको कि वर्तमान हम सारंगगढ़ के नाम से जानते हैं। फिर सिहावा धमतरी के आसपास, फिर कांदा डोंगर जो कि गरियाबंद क्षेत्र के अंदर आएगा, और कुसुमभोग धमतरी के अंदर आएगा। इसके अलावा कांकेर, इन सभी जगहों पे इन्होंने युद्ध लड़े हैं और इन सभी जगहों को जीत करके अपने शासन में मिलाया है।
ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया है। अगले प्रमुख राजा की चर्चा करें तो इनका नाम है जाजल्यदेव द्वितीय। 1166 से लेकर के 68 तक शासन करने वाले, सबसे कम समय तक शासन करने वाले राजा थे। निर्माण कार्य में देखा जाए तो चंद्रचूड़ मंदिर शिवरीनारायण में, पातालेश्वर मंदिर मल्हार में। मल्हार कहाँ पे है? बिलासपुर में। ठीक, इसके अलावा इनके विजय अभियान की चर्चा करें तो त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने रतनपुर इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जो कि असफल रहा था। मतलब जाजल्यदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के शासक जय सिंह को हरा दिया था। अगला है इनके ताम्रपत्र के बारे में, शिवरीनारायण से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अमोदा, मल्हार और समडील ताम्रपत्र, ये सब भी जाजल्यदेव से संबंधित हैं। ठीक, विशेष रूप से शिवरीनारायण ताम्रपत्र के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा मल्हार अभिलेख में सोमराज द्वारा पातालेश्वर मंदिर बनवाने का उल्लेख मिलता है। ठीक, प्रश्न पूछा गया है कि मल्हार अभिलेख में किस व्यक्ति द्वारा पातालेश्वर मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो सोमराज के द्वारा। अगला है जगतदेव या जगदेव। इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, तो क्रम में बस नाम याद रखिएगा कि इनके बाद ये राजा भी विद्यमान हैं। जाजल्यदेव द्वितीय, फिर जगतदेव, उसके बाद में रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय की अगर चर्चा करें तो इनका शासनकाल रहा है 1178 से 98 तक। इन्होंने कुछ प्रमुख जगहों के जीर्णोद्धार में योगदान दिया है। एक है लखनेश्वर मंदिर। लखनेश्वर मंदिर के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ एंशियंट हिस्ट्री में। लखनेश्वर मंदिर, इसके अलावा आपका शौरी मंदिर, इन जगहों पे जीर्णोद्धार में योगदान दिया है रत्नदेव तृतीय ने। ठीक, लखनेश्वर मंदिर किसके द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है? रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव के द्वारा। ठीक, अगला है इनके निर्माण कार्य। निर्माण कार्यों में देखें तो पुरारित शिव मंदिर रतनपुर में, लखनी देवी या एकवीरा मंदिर रतनपुर में। इन मंदिरों के अलावा लक्ष्मी मंदिर का भी निर्माण करवाया है। ठीक, अच्छा, यही जो लखनी देवी मंदिर है, इन्हीं को ही लक्ष्मी माता, ये जो मंदिर है इसको ही लक्ष्मी माता मंदिर माना गया है। ठीक, इसके अलावा बड़द में शिव मंदिर और गणेश मंदिर, ये सब निर्माण कार्य रहे हैं। इसके अलावा प्रताप मल्ल के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिलाईगढ़ के बारे में। प्रताप मल्ल ने ताम्रपत्र जारी किया था, कहाँ से जारी किया है ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रताप मल्ल ने अपना ताम्रपत्र बिलाईगढ़ से जारी किया था। ठीक, इसके अलावा प्रताप मल्ल के बाद कुछ ऐसे शासक हुए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है या कमज़ोर शासक हुए हैं। इनका जो शासनकाल है इसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे इतने सारे राजाओं के नाम हमको देखने को मिलते हैं जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने कि इनसे पहले या इनसे बाद वाले शासक रहे होंगे। ठीक, और इसी बीच एक प्रश्न पूछा गया है, इसी कालक्रम के दौरान सन 1440 से 41 के बीच में रतनपुर में खिलजी का आक्रमण हुआ है। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है कि खिलजी ने रतनपुर में किस समय आक्रमण किया है। 1440 या 41, जो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक, अगर 40-41 दोनों देगा तो ये करेक्ट आंसर है, मतलब इस फॉर्मेट में देगा 1440, 41 या 1441, 42, इस तरीके से फॉर्मेट में अगर देगा तो 40-41 वाला ऑप्शन सही है। और अगर इंडिविजुअली दे देगा 1440, इस क्रम में अगर 1441 नहीं दिया है तो 1440 सही हो जाएगा, और अगर 1441, 40-41 दोनों दिया है तो भी 1440 जो है वो ऑप्शन में लिया गया है, आंसर लिया गया है। ठीक है, उस समय 1441, 42 जो भी दे वो गलत रहेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहारेंद्र साय के बारे में। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1495 से 1544 तक शासन किया है। राजधानी कोसंगा या कोसगई में स्थापित किया। छुरी कोसंगई में इन्होंने अपना राजधानी स्थापित किया। इससे पहले के जो शासक हैं अभी रतनपुर से शासन कर रहे थे। ठीक, अब देखते चलिएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका कैपिटल चेंज हुआ है। सबसे पहले थे कलिंग राज, तुम्मान से शासन शुरू किए थे।
फिर आए रत्नदेव प्रथम, रतनपुर को राजधानी बनाए, और अब हैं बहारेंद्र शाह, इन्होंने कोसंगा या कोसगई को अपना राजधानी बना लिया। अगला है इनके अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों में इनका प्रश्न पूछा था कि कोसगई अभिलेख किस राजा से संबंधित है। कोसगई अभिलेख किससे संबंधित है? बहारेंद्र शाह से। इसके अलावा रतनपुर अभिलेख इससे प्राप्त होता है, इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने महामाया मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। इसके अलावा बहरैया तालाब का निर्माण भी करवाया है। रतनपुर में तालाब बहुत सारे हैं, इसीलिए इसको तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा कोसगई जी का जो अभिलेख है, इससे इनके पूर्ववर्ती शासकों के नाम मिलते हैं। सिंघन, डंडधीर, मदन ब्रह्म, रामचंद्र, रत्नसेन, ये सभी इनके पूर्ववर्ती शासक थे। इनका नाम मिलता है किसमें? कोसगई अभिलेख में। ठीक। इसके अलावा अगला व्यक्ति है प्रमुख कल्याण साय। कल्याण साय के बारे में इनकी जमाबंदी बड़ी फेमस है, और इनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि इनमें से किस शासक की जमाबंदी या राजस्व प्रणाली सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो कल्याण साय की जमाबंदी सबसे प्रसिद्ध है। किस वंश के शासक थे, यह प्रश्न पूछा गया है। इनका शासनकाल है 1544 से लेकर के 81 तक, और इनके निर्माण कार्य में रतनपुर के गज किला में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर प्रमुख है। कल्याण साय के बारे में एक और चीज़ है कि मुगल दरबार में इनको कैद करके रखा गया था 8 वर्ष तक। अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से अलग अलग राजा के नाम मिलते हैं, जैसे कि ये भी मिलता है कि अकबर ने कैद किया था, और कहीं जगह मिलता है कि जहांगीर ने कैद किया था। लेकिन जहांगीर वाला जो स्टोरी है वो ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। अब इस चीज़ की जानकारी कहाँ पे मिलती है? तो देवार गीत के अनुसार देवार जनजाति में एक गोपल्ला गीत है। इस गोपल्ला गीत के अनुसार कल्याण साय जो थे वो इनको जहांगीर के दरबार में इनको रखा गया था, ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक। इसके बाद में जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, इसमें भी यह वर्णन मिलता है कि कल्याण साय को दिल्ली में कैद करके रखा गया था। कैद न कहें कि उनको वहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है। और लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने वहाँ पे अपनी सेवा दी थी, और वहाँ से इनको वापस लाने के लिए जो गोपल्ला थे, इन्होंने वहाँ जहांगीर के दरबार में कुछ करतब दिखाए थे, और अपने राजा को मुक्त करवा करके वापस यहाँ पे छत्तीसगढ़ लेकर के आए थे। ठीक है। तो लोग नाम याद रखिएगा। कल्याण साय किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में थे। इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो गोपल्ला गीत जो कि देवार जनजाति के गीत है यहाँ पे, और जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में भी इसका वर्णन मिलता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो इवेंट है, जो ये कल्याण साय का जो घटना है, ये किस वर्ष के आसपास हमको देखने को मिली है? तो 1619 के आसपास यह घटना घटित हुई है। इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। एग्जैक्ट ईयर से प्रश्न पूछा है 1619। ठीक। अगला है इनकी राजस्व प्रणाली के बारे में। तो राजस्व प्रणाली में जमाबंदी बड़ी फेमस है। अब जमाबंदी क्या है, कैसे होता है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये याद रखिएगा कि जमाबंदी प्रणाली और राजस्व पुस्तिका दोनों में कल्याण साय का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है मुगल शासन के ही दौरान छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था। ये प्रश्न एज इट इज पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम या छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे ही रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक। इतनी चीज़ याद रहेगी। तो आज की डिस्कशन में हम इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लक्ष्मण साय और तखत सिंह या बाकी के जो भी प्रमुख राजा हैं, इनसे अपनी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।